कहानी की स्टार्टिंग में कर्सर को दिखाते हैं और इसके बाद पूरे स्क्रीन को दिखाते हैं जिसमें वॉर चल रहा होता है और इंसानों का आर्मी नेब्यूला गॉड के नाम पर और उसके एनिमी जो लोग ऑर्क होते हैं वो लोग हागेमोनिया गॉड के नाम पर फाइट कर रहे होते हैं। ऑर्क लोग अपने हैमर और बाकी के हथियार से फाइट कर रहे होते हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ इंसान बंदूक, मिसाइल और अपने बाकी के एडवांस वेपन से हमला कर रहे होते हैं। इंसानों के अटैक को ऑर्क लोग अपने मैजिक का यूज करके रोक देते हैं। वो सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कीबोर्ड पर टाइप करते हुए कहता है, तो क्या इतने ही दम में तुम्हें हागेमोनिया? अभी बताता हूँ। ये बोलकर वो अपना काफ़ी सारा प्लेन को बम का बरसात करवाने के लिए भेज देता है, लेकिन उसका अपोनेंट इसके लिए पहले से तैयार होता है और वो अपना मैजिक का यूज करके थंडर लाइटनिंग से अटैक करके सभी प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे नेब्यूला अपने एक इंपॉर्टेंट प्यादे को खो देता है। लेकिन इससे भी उसको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो न्यूक्लियर अटैक करने की तैयारी करने लगता है। उसका कमांड देखकर गेम सिस्टम पूछता है कि क्या तुम नेब्यूला गॉड के नाम पर न्यूक्लियर अटैक करना चाहते हो। नेब्यूला गॉड यस वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर देता है, जिससे 5 न्यूक्लियर बम से अटैक हो जाता है, जो देखकर सभी ऑर्क काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन उससे हागेमोनिया ज़्यादा घबराता नहीं है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसके लिए पहले से प्रिपेयर नहीं था क्या? ये बोलकर वो अपने इंटरसेप्टर मिसाइल से हमला कर देता है, जो देखकर नेब्यूला कहता है कि ये तो तुम्हारा फेथ का टेक्नोलॉजी है, तो लगता है कि तुम पहले से वेल प्रिपेयर थे। वहीं पर वॉर को दिखाते हैं जहाँ पर दोनों मिसाइल के टकराने से बहुत ही ज़्यादा भयंकर धमाका हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें से नेब्यूला के एक मिसाइल बच जाता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वो देखकर ऑर्क किंग और उसके बाकी के सभी प्रजा अपने हागेमोनिया गॉड से प्रे करने लगे होते हैं, जो देखकर हागेमोनिया कहते हैं कि अगर ये रियलिटी होता तो इस तरह का प्रेयर बेकार हो जाता, लेकिन ये लॉस्ट वर्ल्ड है। वहीं पर उस वॉर को दिखाते हैं जहाँ पर उनका प्रेयर से एक अपोस्टाइल मैजिक शैडो अपीयर होकर उसका न्यूक्लियर वेपन को पकड़ कर ख़त्म कर देता है और बताया जाता है कि फेथ, विश्वास, भरोसा और प्रेयर इस दुनिया में मीनिंगलेस रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। इसके बाद असली दुनिया में नेब्यूला को दिखाते हैं, जो सोचता है जैसे उम्मीद था अपोनेंट होली ओक स्ट्रेटेजी का यूज कर रहा है। तभी गेम में हागेमोनिया अपीयर होकर हंसकर नेब्यूला का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये मेरा न्यूली ऑप्टिमाइज होली ओक स्ट्रेटेजी है कि अब तुम धीरे धीरे सरेंडर तो नहीं कर रहे हो ना। अब हागेमोनिया के बारे में बताया जाता है कि वो रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आता है। उससे उतना ज़्यादा हंसता और खुश देखकर नेब्यूला कहता है कि उसके पीछे जरूर कुछ कारण होगा, इसलिए वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बाहर आ गया है। हालांकि ऑर्क के नेचर के कारण उनका पॉपुलेशन बढ़ाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन ये सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है कि वो ऑलरेडी इतना सारा फेथ को कलेक्ट कर लिया है। आसमान के लार्जेस्ट एरिया को सेलेक्ट करके कस्टमाइज चेक कर दिया है और बिहाइंड द सीन में तुमने टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन को भी प्रिपेयर कर दिए हो। स्पिरिट चेन अपोस्टाइल को प्रिपेयर करना भी तुम्हारा अटेम्प्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है। अगर आसमान के लार्ज एरिया की बात करें तो वो तो मेरे पास भी है और वो भी बिल्कुल तुम्हारे सर के ऊपर में। ये बोलकर वो स्पेस में मौजूद अपने सैटेलाइट से कुछ रोड को गिरा देता है। उन रोड को अपने तरफ आता देखकर हागेमोनिया की काफ़ी ज़्यादा फटने लगा होता है और वो चिल्लाने लगा होता है कि न्यूक्लियर वेपन के बाद में इतना सारा हाई मास वेपन से हमला कैसे हो सकता है। ये बोलकर वो जल्दी से अपने फेथ से बनाया हुआ अपना अपोस्टाइल का पावर को उसे रोकने के लिए कहता है। उसे आखिरी दम तक फाइट करते देखकर नेब्यूला कहते हैं कि ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ कुछ टंगस्टन का रोड है जो कि ग्रेविटी का कारण काफ़ी ज़्यादा स्पीड से नीचे गिर रहा है। अब उसे रोकने की कोशिश करने के लिए काफ़ी देर हो चुका है हागेमोनिया। वहीं पर उन रोड से किंगडम पर अटैक हो जाता है और उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है। वो सब देखकर नेब्यूला उससे कहते हैं कि एम्पायर का काम तमाम हो गया है, इंपेरियल पैलेस के साथ साथ तुम्हारे अंडरग्राउंड पैलेस भी डिस्ट्रॉय हो गया है। जो फेथ को तुम बिल्ड किए थे वो जल्दी गायब होने वाला है और जहाँ पर फेथ डिसअपेयर हो गया तो अपोस्टाइल भी गायब हो जाएगा। हागेमोनिया तुम हार गए हो। जैसे वो ये कहते ही है कि सिस्टम अनाउंस करते हैं कि नेब्यूला जीत का फर्स्ट रैंकिंग को हासिल कर लिया है। वो देखकर हागेमोनिया उस पर चिल्लाने लगा होता है, आखिर ये सब क्या नाटक है, मैं एक और राउंड के लिए तुमसे डिमांड करता हूँ, क्योंकि मेरा विनिंग स्टेप तो अभी शुरू ही हुआ था। हागेमोनिया उस पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर दिया होता है। उससे चिल्लाता देखकर नेब्यूला उससे कहते हैं कि अब जबकि वो अभी भी सरेंडर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या उसके पास कुछ और ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है क्या? लेकिन अब कुछ नया बचा ही नहीं है। ये गेम खुद ही अब नया नहीं बचा है। मैं भी सभी अचीवमेंट को कंप्लीट करके फर्स्ट रैंकिंग प्लेस को मेंटेन करने में कामयाब हो गया हूँ। और इसके बाद स्लोली मैं तो इतना बात वो करते हैं कि तभी उसे एक नोटिफिकेशन आने लगा होता है और देखने पर उसे पता चलता है कि गेम का सिस्टम उसे नोटिफाई करके कहता है कि तुम ही अकेले हो जो कि सभी अचीवमेंट को क्लियर कर दिए हो। लॉस्ट वर्ल्ड को अभी तक एंजॉय करने के लिए तुम्हारा थैंक्स। लॉस्ट वर्ल्ड जो कि अभी तक अर्ली बीटा स्टेज में था वो अब ऑफिशियली रिलीज होने के लिए शेड्यूल हो गया है। प्लेयर नेब्यूला ऑफिशियल सर्विस से पहले गेम को एंजॉय कर सकता है।
वो सब देखकर नेब्यूला कहता है तो क्या इसका मतलब वो सिर्फ एक अर्ली एक्सेस था, क्या ऑफिशियल सर्विस अलग से शुरू होगा? सिस्टम पूछता है क्या तुम स्टार्ट करना चाहते हो? नेब्यूला यस वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर देता है। जैसे वो ये ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही कि तभी वो टेलीपोर्ट होकर एक दूसरा जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ पर वो उसी भैंस वाले स्कल पहनकर पहुंच जाता है, जो आसपास का जगह देखकर सोचते हैं कि टेम्पल नहीं, ये तो रूइन है। ये सब तो बिल्कुल गेम जैसा लग रहा है कि ये कोई सपना तो नहीं है ना। तभी दूसरी तरफ से एक आवाज़ आता है जो उससे कहता है कि नहीं, ये सपना नहीं है, तुम चुने गए हो नेब्यूला। वो सभी बातें उससे एक लड़की कहती है जिसका कि चेहरा दिखाई नहीं दे रहा होता है। ये बोलकर वो उससे कहते कि मैं तुम्हारा वेलकम करती हूँ, तुम्हारा असली नाम अल्दीन है ना? अपना असली नाम सुनकर नेब्यूला काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए सोचता है कि आखिर वो मेरा नाम कैसे जानती है। उससे भी ज़रूरी चीज़ आखिर ये सब हो क्या रहा है, वो सभी शैडोज क्या है? उसे सोच में खोया देखकर वो उससे कहती है कि क्या उनमें से किसी प्लेयर को तुम जानते हो? हम फेयर प्ले के लिए सभी के फेसेस को ढक दिए हैं। अब जबकि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो रहे तो मैं सीधे पॉइंट पर आ जाती हूँ। ये बोलकर वो ताली बजाकर एक प्लेनेट को ला देती है, जिससे देखकर नेब्यूला अपने मन में कहता है पृथ्वी नहीं, देखकर तो वो लोस्ट वर्ल्ड लग रहा है। वहीं पर वो सबको बताना शुरू करती है कि इस वास्ट लोस्ट वर्ल्ड में तुम सभी लोग असली गॉड बन सकते हो। उसकी बातें सुनकर नेब्यूला उससे पूछता है कि लोस्ट वर्ल्ड तो सिर्फ गेम में एग्जिस्ट करने वाला दुनिया है ना? वो बताते हुए कहती है कि एक लैंड है जिस पर पहले गॉड्स हुआ करते थे, लेकिन किसी कारण के कारण सभी गॉड्स पास्ट में उसे अबेंडन करके चले गए हैं। उस प्लेनेट पर एक ब्रिलियंट सिविलाइजेशन हुआ करता था, अलग अलग रेस हार्मोनी में रहते थे, लेकिन किसी अनजान कारण के कारण सभी गॉड्स प्लेनेट छोड़कर चले गए। इसीलिए अब उस वर्ल्ड के लिए एक नया गॉड्स का वक्त आ गया है। द गेम लोस्ट वर्ल्ड इस गेम को इस प्लेनेट के लिए सूटेबल कैंडिडेट को चुनने के लिए बनाया गया था। सिर्फ कोशिश करने से ही तुम एक भगवान बन सकते हो। ये बिल्कुल लोस्ट वर्ल्ड गेम की तरह ही है। शुरुआत में सिर्फ सभी थिंग तुम पर विश्वास करेंगे। अगर तुम उन्हें बुलाते हो जो तुम पर विश्वास करते हैं और रिलाई करते हैं, तो तुम इस प्लेनेट का इकलौता गॉड बन जाओगे और फिर तुम कुछ भी कर सकोगे। जिस तरह का डिजायर तुम सोचे हो वो सब तुम इस वर्ल्ड का गॉड होने के कारण तुम कर पाओगे। उसकी सभी बातें सुनकर नेब्यूला पूछता है कि क्या होगा अगर मैं गिव अप करना चाहूँ तो? इसका जवाब देते हुए वो कहती है कि अगर तुम हार मान लेते हो तो तुम तुरंत अपनी यूजुअल लाइफ में लौट जाओगे और तुम इस जगह का सभी मेमोरी को भूल जाओगे। नेब्यूला दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि और क्या होगा अगर मैं चैलेंज के बीच में गिव अप कर दूँ तो? इसका जवाब में वो कहती है कि मिड चैलेंज में तुम हार नहीं मान सकते हो। नेब्यूला तीसरा क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि क्या होगा अगर मैं दूसरा गॉड के द्वारा हरा दिया जाता हूँ तो? इसका जवाब देते हुए वो कहते हैं कि वो तुम्हारे लिए एक गॉडली एंड होगा और मुझे विश्वास है कि तुम उसका वेलकम करोगे। उसकी बात सुनकर नेब्यूला सोचता है तो इसका मतलब सभी लोग अपना जान जोखिम में डाल रहे हैं, हार मानने का तो यहाँ पर कोई कारण है ही नहीं। तभी वो कहती है कि अब तुम लोगों का फैसला लेने का वक्त आ गया है। अगर तुम हार मानना चाहते हो तो हमें अभी बता दो, और जो लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो। इतना बोलकर वो उन्हें काफ़ी सारे कार्ड दिखाते हुए कहती है कि उनका जर्नी एक छोटे से एरिया को सिलेक्ट करने से स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ में वो सब देखकर नेब्यूला सोचते हैं कि ये सब बिल्कुल गेम की तरह ही है। इसका मतलब मैं एक छोटा सा एरिया को सिलेक्ट करके स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन लगता है कि काफ़ी सारे लोग गिव अप कर रहे हैं। ये सोचकर वो हार मानने वाले का नंबर गिनने लगता है और सोचता है कि स्टार्टिंग में लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर था, मैक्सिमम नंबर 32 था, लेकिन अब सिर्फ 27 लोग ही बचे हैं। वहीं पर वो लड़की नेब्यूला का सबसे पहले चुनने के लिए कहती है, इसलिए वो जाकर कोई भी एक रैंडम से कार्ड को उठा लेता है और जैसे वो उस कार्ड को उठाता है वहाँ का लोकेशन देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और इसी के साथ वो टेलीपोर्ट होकर लोस्ट वर्ल्ड का दुनिया में पहुँच जाता है। इसके बाद अगले सीन में उस प्लेनेट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक नदी को दिखाते हैं जिसमें एक फ्रॉग होता है और वो अपने पास से गुजर रहे मछली को काफ़ी शार्प आंखों से देख रहा होता है और अचानक झपट्टा मारकर उस बड़ी सी मछली को अपने दोनों हाथों से पकड़ कर कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। उसे देखकर उसका साथी आते हुए कहते हैं कि वो काफ़ी बड़ा मछली है। तभी उनके पास से एक ब्लू कलर का तितली होकर जाता है, जिससे देखकर वो फ्रॉगमैन कहते हैं कि इस तरह का तितली को मैंने पहले कभी नहीं देखा है। दूसरा कहते हैं कि तितली अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आज बग नहीं खाने वाला हूँ। इसके बाद अगले समय उसी तितली को दिखाते हैं जो कि उड़ते उड़ते नेब्यूला के पास जाता है, जो कि किसी जगह पर बैठकर पूरा सिचुएशन का जायजा ले रहा होता है और वो सब देखकर कहता है तो क्या वो भी एक फ्रॉगमैन है? तभी उसका कार्ड दिखाते हैं जो कि एक इंसेक्ट एरिया होता है, जिससे देखकर वो कहते हैं कि इंसेक्ट का स्मॉल एरिया लोएस्ट विन रेट के साथ है, लेकिन ये राइटिंग पे डिपेंड करता है और हालांकि ये पक्षियों से कंपेयर करना काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है, लेकिन शुरुआत में ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। लेकिन मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न एंड में है, इसका मतलब शुरुआत में बैटल जल्दी नहीं होगा। अर्ली इंगेजमेंट के थ्रू बेनिफिट गेन किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि अग्रेसिव स्ट्रेटेजी यूज करना मुश्किल होगा।
इस सेंस में जो रेस इंसेक्ट खाते हैं उससे शुरुआत करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए वो फ्रॉगमैन, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा परेशानी दे रहा है वो ट्राइब का नंबर है। लगभग 500 ट्राइब है। इतना बड़ा ग्रुप है कि फर्स्ट ट्राइब की तरह डिटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तभी दिखाया जाता है कि नेबुला का फेथ पावर बढ़कर 10 हो गया होता है। वो देखकर नेबुला बताता है कि लोस्ट वर्ल्ड क्रिएचर पर उतना ही इन्फ्लुएंस डाल सकता है जितना फेथ वो पोजेस करता है। अभी मेरा फेथ 10 है, ये नंबर काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसके कारण इसका इन्फ्लुएंस उन फ्रॉगमैन पर काफ़ी ज़्यादा कम होगा। ये बोलकर वो आसपास में मौजूद बाकी के ग्रुप को देखने लगता है, जिसमें से उसे एक लिजर्ड मैन का ग्रुप दिख जाता है जो लोग डिजर्ट में चलते जा रहे होते हैं। उन्हें देखकर नेबुला कहते हैं कि लिजर्ड मैन भी इंसेक्ट खाते हैं, वो लोग उस जगह पर बिना पानी के सर्वाइव कर सकते हैं और उनका नंबर भी कम हो गया है, जो कि मेरे लिए अच्छी बात है। ये बोलकर वो उन्हें करीब से देखकर कहता है कि उनमें से कुछ लोग सिख हैं, कुछ लोग बुढ़े हैं और ये बंदे तो सबसे ज़्यादा इंजर्ड है। अब मुझे समझ में आ गया है वो लोग ओरिजिनल ग्रुप से थे, लेकिन जरूर पावर स्ट्रगल के कारण भगा दिए गए होंगे। जितना ज़्यादा वो दुनिया को दोबारा अबेंडन फील करेगा, जितना ज़्यादा उसे मुश्किल लगेगा और थका हुआ वो महसूस करेगा, सिर्फ एक छोटा सा मिरेकल की गोट को कैसे ढूंढे। लेकिन देख कर तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्रैजाइल लग रहा है। वेल देन चलो उसे शुरुआत करते हैं। वहीं पर डिजर्ट में उन लिजर्ड मैन को दिखाते हैं जिनका कि आगे बढ़ते बढ़ते हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया होता है। भूख प्यास से वो लोग तड़प रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें सामने में एक घायल हिरन जैसा दिखने वाला जानवर दिख जाता है, जिससे देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सभी लोग एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। दूसरी तरफ में वो सब बुढ़ा और घायल लिजर्ड मैन सिर्फ देखते ही रह जाते हैं। उन्हें भी भूख तो लगा होता है, लेकिन उनके पास पावर नहीं होता है। वो देखकर वो बुढ़ा कहते हैं कि देखकर लग रहा है कि वो लोग अपने एल्डरली और पेशेंट का बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं। वहीं पर उन लोगों को दिखाते हैं जो लोग कुछ ही सेकंड में पूरे को पूरे मीट को सफा चट कर जाते हैं और सिर्फ उसका हड्डी को ही छोड़ते हैं। उससे देखकर वो लोग कहने लगे होते हैं कि ये कितना जल्दी ख़त्म हो गया है ना। दूसरा कहते हैं कि अभी एंड नहीं हुआ है, बल्कि हम लोग इसका बोन मेरो को भी खा सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा टेस्ट करता है। ये बोलकर एक लिजर्ड मैन उसे खाने वाला होता है, लेकिन दूसरा जेओल नाम की उसका खाने से पहले उसे छीन लेती है और कहती है कि बस बहुत हुआ, चलो अब इसको उन लोगों के लिए छोड़ देते हैं जो लोग हंट नहीं कर सकते हैं। ये बोलकर वो उन सभी हड्डियों को उठाकर जाकर उन सभी इंजर्ड और बुढ़े लोगों को दे देती है, जिससे वो लोग काफ़ी चाव से खाने लगे होते हैं। और इसके बाद रकरक नाम के लिजर्ड को दिखाते हैं जिसका कंधे पर बहुत ही गहरा चोट आया होता है और उसका वो चोट सड़ने भी लगा होता है। वहीं पर जेओल को रकरक को खाना देता देखकर कुछ लोग उससे पूछने लगे होते हैं कि क्या तुम इससे ठीक हो। वो पूछती है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। वो लोग उसे समझाते हुए कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लोग बुढ़ा है या फिर यंग है, लेकिन वो बंदा जल्दी या फिर बाद में मरने वाला है। दूसरा भी उसका साथ देते हुए कहते हैं कि हाँ उसका घाव भी सड़ने लगा है, एक्चुअली में उससे अभी तक मर जाना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि वो कैसे अभी तक खुद को कीप अप करके रखा है। काफ़ी सारे लोग सर्वाइव कर गए हैं क्योंकि वो रकरक ही था जो कि सैबर टूथ टाइगर को अटैक को ब्लॉक कर दिया था, जिससे वो बंदा इतना ज़्यादा जख्मी हो गया है और मैं इसके लिए उसे अप्रिशिएट भी करता हूँ। लेकिन अब तो वो जल्दी ही मरने वाला है और हमारे पास ज़्यादा खाना भी नहीं है। उसकी बात सुनकर दूसरा उससे कहता है तुमको नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा सेमलेस हो रहे हो। ये सुनकर वो बंदा कहता है मैं तो सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग सो रहे होते हैं, लेकिन तभी रकरक का नींद खुल जाता है और उसे नेबुला का भेजा हुआ तितली दिखाई देता है जो कि उसे किसी तरफ लेकर जाने लगा होता है। रकरक को जाता देखकर एक दूसरा लिजर्ड अपने साथी को उठाते हुए कहते हैं कि देखो लगता है कि रकरक फाइनली ग्रुप को छोड़ के जा रहा है। ये सुनकर वो बंदा थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन पहला कहते हैं कि चलो देखते हैं। ये बोलकर वो लोग उसे देखने लगते हैं। वहीं पर रकरक को दिखाते हैं जो जाते हुए सोच रहा होता है कि क्या ये कोई इल्यूजन है फिर फैंटेसी है, सिर्फ मैं ही उसकी तरफ रिएक्ट किया हूँ और उसे देख पाया हूँ, शायद ऐसे ही कुछ हुआ होगा, लेकिन अगर मेरा इसको देखने से कुछ हो सकता है तो चलो देखते हैं। ये बोलकर वो उसका पीछा करते करते के पहाड़ पर चढ़ जाता है जहाँ पर बीटल का पहाड़ बना देखकर यानी कि अपना खाना देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी और काफ़ी ज़्यादा खुशी के साथ सोचने लगा होता है कि इतना सारा खाना तो पूरे ग्रुप के लिए काफ़ी है। इसके बाद अगले समय नेबुला को दिखाते हैं जिससे सिस्टम बताता है कि लिजर्ड मैन का ग्रुप ने एक मिरेकल को एक्सपीरियंस कर लिया है। सिस्टम की बातें सुनकर नेबुला कहता है तो फाइनली तुमने मिरेकल को रिकॉग्नाइज कर ही लिया है, थैंक गुडनेस। उतना सारा खाना उस ग्रुप के कुछ दिन के लिए काफ़ी होगा। तो अब अगला स्टेप है कि ये वो बोल ही रहा होता है कि तभी वो रकरक को देखकर कहता है कि तो इसका मतलब तुम खुद ही मिरेकल को अनाउंस कर रहे हो। इंडीड हाई विल पावर वाले इंडिविजुअल सभी चीज़ों को खुद ही संभाल सकते हैं। वहीं पर रकरक एक बीटल को देखकर कुछ सोचने लगा होता है। उसका सोच को सेंस करके सिस्टम उससे कहते हैं कि रकरक का ग्रुप ने द नेमलेस बीटल गॉड को रिकॉग्नाइज कर लिया है। उसकी बात सुनकर नेबुला कहता है बीटल बटरफ्लाई क्यों नहीं, कोई बात नहीं, वैसे भी शुरुआत में उन्हें अच्छा नाम के बारे में कुछ पता नहीं है। इतना बोलकर वो उसके ग्रुप को खाता पीता देखकर कहता है कि रकरक अब तुम मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हो। इसके कुछ टाइम के बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग आगे बढ़ना शुरू कर दिए होते हैं
और रैकरैक को फिर से वही तितली दिखाई देता है, जिससे देखकर वो उसे फिर से फॉलो करने की बातें सोचकर उसे फॉलो करता है, जिससे उन्हें फिर से काफ़ी सारा बीटल मिल जाता है, जिससे देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और एक बंदा रैकरैक से पूछता है कि क्या तुम अभी भी अपने फैंटेसी को पीछा करने वाले हो। रैकरैक कहते हैं कि विंटर जल्दी ही आने वाला है और ये बीटल ठंडे डायरेक्शन से अपीयर हो रहे हैं। अगर हम लोग उस डायरेक्शन में इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे तो हम लोग ठंड से मारे भी जा सकते हैं। ये सुनकर वो बंदा थोड़ा सा हैरान और घबरा जाता है और कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें फैंटेसी को इग्नोर करके दूसरे डायरेक्शन में जाना चाहिए। रैकरैक कहता है मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इस वाइल्डनेस में कुछ भी नहीं है। एक्चुअली क्या पर्पस है कि मैं उस फैंटेसी को देख पा रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे पास अभी उसे फॉलो करने के अलावा और कोई चारा है ही नहीं। उसे देखकर नेब्यूला कहता है क्योंकि वो लोग अभी फैथ को लेक कर रहे हैं, ये अभी शुरुआत है तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। इतना सोचकर वो रैकरैक को बग ब्लेसिंग नाम की स्किल देने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन वो स्किल अभी अवेलेबल नहीं होता है। उसे देखकर नेब्यूला अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं कि अगर तुम मुझ में विश्वास रखोगे तो तुम एक ऐसा फ्यूचर को एक्सपीरियंस करोगे जिसका तुमने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। वहीं पर रैकरैक के ग्रुप को दिखाते हैं जो लोग रैकरैक के पीछे जाते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ का खूबसूरत नज़ारा को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान और काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं। और रैकरैक सभी लोगों से कहता है कि नेमलेस बीटल गॉड ने हमें एक सेंचुरी के पास लाया है, उस जगह पर पेड़ पौधा नदी सब कुछ होता है, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए होते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुशी से नाचते हुए कहने लगे होते हैं कि हम फाइनली बच गए, सर्वाइव कर गए। रैकरैक हम तुम पर भरोसा करके बिल्कुल सही किए हैं। इसके बाद नेब्यूला को दिखाते हैं जिससे सिस्टम बताता है कि डिविनिटी बढ़कर 1 से 2 हो गया है, बग का स्मॉल एरिया भी बढ़कर 1 से 2 हो गया है और अब वो ब्लेसिंग ऑफ बग वाला स्किल को भी यूज कर सकता है। वो सब इन्फॉर्मेशन देखकर नेब्यूला कहता है कि क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं क्या चाहता हूँ? अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले तुम मेरा प्रिस्ट बनो और मेरा विल को सभी लोगों तक पहुँचाओ, इसमें मेरा ब्लेसिंग तुम्हारा हेल्प करेगा। ये बोलकर वो अपना ब्लेसिंग वाला स्किल का यूज करके रैकरैक को पावर दे देता है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग सो रहे होते हैं। तभी एक इंसेक्ट आकर रैकरैक को टच करता है और वो जैसे उसे टच करते हैं रैकरैक को नेब्यूला का आवाज़ सुनाई देने लगा होता है और इसी के साथ उसे लगता है कि वो एक दूसरे जगह पर पहुँच गया है, लेकिन दरअसल वो अपने सपने में ही होता है। उस जगह पर खुद को पाकर वो सोचने लगा होता है कि आखिर मैं कहाँ आ गया हूँ, क्या ये कोई सपना तो नहीं है ना। ये सब वो सोच रहा होता है कि तभी उसे फिर से अपना नाम सुनाई देता है और उसे कुछ तितलियाँ दिखाई देती है और इसी के साथ उसे वहाँ पर एक लिजर्ड मैन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो पूछता है कौन हो तुम। नेब्यूला अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मेरा हाथ, क्या तुम होल्ड करोगे? रैकरैक थोड़ा सा नर्वस होते हुए पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। नेब्यूला उसके हाथ की तरफ इशारा करता है, इसलिए रैकरैक जब अपना हाथ को देखता है तो वो वहाँ पर एक भैंस का स्कल को पाता है, जिसे देखकर वो एक पल के लिए चौंक जाता है और उसे अच्छे से देखने लगता है। और जैसे वो उसे अपने फेस के करीब लाकर देखता है तो उसे नेब्यूला वही स्कल पहने हुए दिख जाता है, जिसे देखकर रैकरैक कहता है कि वो तुम ही नेमलेस बीटल गॉड हो। और इसी के साथ उसका सपना वहीं पर एंड हो जाता है। इसके बाद कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने सभी लोगों को अपने सपने के बारे में बता देता है और उसके सपने के बारे में सुनकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि क्या तुम्हें पता चले कि आखिर वो क्या चाहते हैं। दूसरा कहता है बीटल गॉड तुम्हें बफेलो को सेक्रीफाई करने के लिए मांग रहे हैं, लेकिन बफेलो को हंट करने के लिए तुम्हें जंगल के अंदर में जाना होगा और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। उसकी सभी बातें सुनकर दूसरा कहता है लेकिन हमें यहाँ पर लाने वाला वही चाहता है। जोल कहती है कि मैं अपने ग्रुप को खतरे में नहीं डालना चाहती हूँ। वाटर बफेलो हंटिंग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, जिसमें जान भी जा सकती है। शायद उन्हें हंट करने के लिए सभी लोगों को आगे बढ़ना होगा। अगर ऐसा होगा तो कमजोरों को कौन बचाएगा। उसकी सभी बातें सुनकर रैकरैक एक पत्थर वाला भाला लेते हुए कहते हैं कि हाँ, हम पूरे पैक को खतरे में नहीं डाल सकते हैं, इसलिए मैं अकेले ही जाऊँगा। ये सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और उसे समझाने लगे होते हैं कि तुम अकेले उसे पकड़ नहीं सकते हो, ये तो इम्पॉसिबल है। उनकी सभी बातें सुनकर रैकरैक उनसे कहता है कि ये रेगुलर होने का बात नहीं है, बल्कि गॉड ने मुझे एक ब्लेसिंग दिया है। ये सच में काफ़ी ज़्यादा अविश्वसनीय है। जब मैं उठा था तब मेरा चोट पूरी तरह से हील हो गया था और मेरा शोल्डर काले रंग की स्केल से कवर हो गया था, बिल्कुल किसी बीटल के जैसा। उसकी बात सुनकर जोल कहते मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा अजीब है, लेकिन फिर भी इस कारण के कारण तुम बफेलो हंटिंग के लिए अकेले नहीं जा सकते हो। रैकरैक कहता है हाँ। इतना बोलकर वो अपना हाथ का पावर को बढ़ाते हुए कहता है कि असली कारण ये है। ये बोलकर वो उस भाले को काफ़ी ताकत लगाकर फेंकता है, जिससे वो सामने वाले पेड़ से टकराने पर पेड़ का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा देखकर हैरान रह जाते हैं और जल्दी से शॉक से बाहर निकलकर उसके पास जाकर कहने लगे होते हैं कि वो तो अमेजिंग था, क्या तुम अभी तक अपना पावर को छुपा कर रखे थे। वो लोग उससे पूछताछ कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो लोग उस आवाज़ की दिशा में देखते हैं तो वहाँ पर बफेलो का हॉर्ड को देखकर रैकरैक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो बाकी के लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए होते हैं और कहने लगे होते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है। बफेलो का हॉर्ड जो कि हमेशा एक ही जगह पर मूव होता है, इसलिए ये बिल्कुल भी कोई सेंस नहीं बना रहे कि वो लोग अपना रास्ता भटक जाएंगे। उन बफेलो को देखकर रैकरैक
कहता है कि ये तो एक पॉइंटलेस फाइट है। ये बोलकर वो हंट करने जाते हुए कहता है कि आज हमें भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो बफेलो पर अटैक कर देता है। उसे देखकर उसका सभी लोग भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और इसी के साथ इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग काफ़ी सारे बफेलो का बलि देकर अपने गोड को ऑफरिंग एक्सेप्ट करने के लिए कह रहे होते हैं। वो सब देखकर नेब्यूला कहते हैं कि हालांकि ये सब स्लोपी और क्लमजी रिचुअल है, लेकिन इसमें उनका सिंसियरिटी इंपॉर्टेंट है। इतना बोलकर वो अपने फेथ को देखकर, जो कि 162 हो गया होता है, कहता है कि मैं तो अपनी उम्मीद से ज़्यादा फेथ को गेन कर लिया हूँ। एक नोवाइस प्रीस्ट होने के कारण ये सब डिसेंट है। लगता है कि वो सब कारण कामयाब रहा। अब यहाँ पर इसके प्लान के बारे में पता चलता है कि वो रास्ते में काफ़ी सारा घास बिछाकर सभी बफेलो को उस तरफ लेकर गया होता है। वहीं पर लिजर्ड मैन को बेबी बफेलो भी खाते हुए देखकर नेब्यूला कहता है कि इस स्टेज में तो उनसे नॉलेज और स्किल को उम्मीद करना थोड़ा सा मुश्किल है। इस जगह का पॉपुलेशन सपोर्ट ज़्यादा नहीं है। एटमोस्ट ये लोग यहाँ पर कुछ साल तक ही सर्वाइव कर पाएंगे। अपने अभी का करंट स्टेट में वो लोग फार्मिंग और रैंचिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, इसलिए इस टाइम से गुजरना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। वैसे भी अभी अपने आप ही नॉलेज को रियलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मैं उन्हें सीधे सीधे नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये लॉ ऑफ कैजुअलिटी को वायलेट करना होगा। ऐसा नहीं है कि इसका कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इसमें बस कुछ टाइम लग जाएगा। चलो शुरुआत में उसे ब्लेसिंग देने से करता हूँ। ये बोलकर वो रैकरेक को ब्लेसिंग दे देता है। इसके बाद कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग सभी बफेलो को खाकर पूरा हड्डी का पहाड़ बनाकर रख दिए होते हैं। और रैकरेक थोड़ा सा इवॉल्व होकर पहले वाला ब्लू कलर से थोड़ा सा ग्रेइश ब्लैक कलर का हो गया होता है, और वो एक फर का कोट भी पहना होता है। और सिर्फ रैकरेक ही नहीं बल्कि उसका ग्रुप के सभी लोग थोड़ा सा इवॉल्व होकर उनका कलर भी पहले से बदल गया होता है। वहीं पर रैकरेक को दिखाते हैं जो कहता है कि कल रात को मुझे एक डिस्टर्बिंग सपना आया था, जिसमें मैंने देखा था कि अल्टर अनिश्चित रूप से हिल रहा था। ब्लेसिंग वाला पॉइंट जो कि हमें काफ़ी टाइम से बचा कर रखा था, अब उसमें का सभी मछली खत्म हो गया है और वो सभी पॉइंट भी सूख गया है। उसके सभी बातें सुनकर जोल कहते हैं लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया है और हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गॉड हमारा ख्याल रखेंगे। रैकरेक उन बफेलो के हड्डियों के ढांचे पर चढ़ते हुए कहते हैं कि गॉड पर मुझे भी विश्वास है, लेकिन गॉड का विल तभी आता है जब हम लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं, और अगर हम लोग उसका मतलब नहीं समझ पाए तो हम लोग गॉड के विल्स को बिट्रे भी कर सकते हैं, और मुझे उसका डर है। ये सब वो कह रहा होता है कि तभी उसे कुछ दिखाई देता है। वो देखकर वो जल्दी से जोएल को उस तरफ देखने के लिए कहता है, इसलिए वो देखती है और देखकर कहती है कि मुझे समझ में आ गया कि क्यों एल्टर हिला था। इतना बोलकर आने वाले मेहमानों को दिखाते हैं, जो कि एक दूसरा लिजर्ड मैन का ग्रुप होता है, और उस ग्रुप का हेड ही था जो लोग रैकरेक को ग्रुप को भगा दिए थे। वहीं पर बुल हेड लिजर्ड मैन यानी कि उनका लीडर एक बड़ा सा मॉन्स्टर पर बैठकर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।